हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास की आज चौथी क्लास है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि एपिसोड नंबर आ गया है 4th। 3 एपिसोड अपने पूरे हो चुके हैं, जिनमें थोड़ा बहुत अपन ने क्या जाना, पुर्तगालों के बारे में जाना कि आखिरकार पुर्तगाली जो लोग थे वो भारत में कैसे आए। और पुर्तगाल की अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा अगर अपन रिवीजन करें पीछे क्लासों का, तो अपन ने देखा कि पुर्तगालियों में सबसे पहले कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, वो अमेरिका चला गया। फिर उसके बाद में बार्थोलोम्यू डियाज आया, जो कि कहाँ पे, कैप ऑफ गुड होप। साथ के साथ रिवीजन करते चलो, नोट्सों को साथ में रखो, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप तक आया, फिर वापस चला गया। फिर उसके बाद में वास्को डी गामा आया 1498 में, ठीक है। 10 साल बाद में आया था। बार्थोलोम्यू डियाज कब आया था? 88 में। और जब ये 98 में आया, 10 साल बाद में। फिर ये निकला और ये भैया कैप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। फिर वहाँ पे इसको एक पथ प्रदर्शक मिला अब्दुल मनीक नाम का, वो फिर इसको साथ में लिया या नहीं लिया ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, ठीक है। उसने थोड़ा बहुत बताया इनको। फिर ये फिर कहाँ पे, अबाबा जगह का नाम है, अफ्रीका में, वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से इन्होंने इधर अपने भारत की साइड में घूमे। फिर एक केरल गए, केरल में आए, ठीक है। वहाँ पे फिर जब मौर्यन शासक ने इनका स्वागत किया, तो पूरी अपन ने अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको मैंने पिछली क्लास में बताया कि एक कंपनी का स्थापना की गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी का जो नाम था वो था एस्तादो द इंडिया। 1498 में इसकी स्थापना की। कहीं पे इसकी स्थापना की गई थी? वहाँ पे पुर्तगाल में, यूरोप के अंतर्गत, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया कि व्यापार इसका मुख्य उद्देश्य है, धार्मिक प्रचार है, और हिंद महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। और जो धार्मिक प्रसार था, सेकंड उद्देश्य, एक तरीके देखा जाए तो राजनीतिक उद्देश्य उसको अपन कह सकते हैं। क्योंकि धार्मिक प्रसार एक ऐसा प्रसार होगा कि यदि धार्मिक प्रसार होगा तो वहाँ पे यूरोपियन लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे और यूरोप की एक तरीके से पक्ष लेंगे, और वहाँ पे व्यापार और भी आसानी तरीके से हो सकेगा, ठीक है। तो अभी तक की कहानी में अपन ने इतना पढ़ा। और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत और बताया था कि 1500 में दूसरा व्यापारी फिर भारत आया, जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज। और वह अपने साथ में 13 जहाज़ों को लेके आया। और उसका मेन उद्देश्य ये था कि जो प्रशांत महासागर नहीं, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में जो अरब के लोग थे उनका जो कब्जा था उनको वहाँ से हटा देना और अपना प्रभुत्व कायम करना, ठीक है। उसके बाद में फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत आया। और भारत आने के बाद में उसने क्या करा कि एक कोठी की स्थापना करी। और कोठी के बारे में मैंने आपको बताया था, कोठी, एक व्यापारिक कोठी एक ऐसा स्थान होती है जहाँ पे वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में फिर जहाज़ों में भरा जाता है, ठीक है। कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से समझा दिया था। तो अब मैंने क्या कहा था आपसे कि कल अपन पढ़ेंगे कि जो पुर्तगाली लोग थे उनके व्यापारियों के बाद में कौन आए। उनके व्यापारियों के बाद में गवर्नर। अब एक गवर्नर किस काम के लिए आए थे? तो फिर देखो वही बात है कि रणनीति है वो धीरे 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 चलते चलते और भी थोड़ी गहरी हो गई। क्योंकि पहले व्यापारी आए, व्यापारी ओनली फॉर किसके लिए आए थे? व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे। लेकिन जो गवर्नर थे वो व्यापार तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ में जो भी मुश्किलें हैं, कठिनाइयाँ हैं, जो भी इनके रास्ते में अड़चन डाल रहे हैं, उन सभी को हटाना इनका मेन उद्देश्य था। तो देखो चलते हैं अपन और हेडिंग डालते हैं अपना, प्रथम गवर्नर कौन आया था भारत में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर का क्वेश्चन है। पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगाली में जो गवर्नर आए उनके नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भारत कौन आया, तो यहाँ पे अपन हेडिंग डालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट डालते हैं। तो नंबर फर्स्ट पे आता है नाम, किसका नाम आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये था पहला गवर्नर, ठीक है, अल्मीडा। तो इसका नाम 2-3 बार दोहराइए अपनी जगह पर बैठे बैठे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा।
ठीक है, जुबान पर नाम आना तो चाहिए। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों की तरफ से, या अपन कह सकते हैं कि यूरोपियन जो देश थे या यूरोप की तरफ से पहला गवर्नर आया था भारत। अब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन आया कि गवर्नर कौन आया भारत में सबसे पहले ही, तो वो क्या कर देते हैं, वास्को डी गामा कर देते हैं। जबकि वास्को डी गामा कौन था, वास्को डी गामा व्यापारी था, वो व्यापार के दृष्टिकोण से भारत में आया था। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन है, ये है एक गवर्नर है। ठीक है, अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये किस किस उद्देश्य से भारत आया, क्या क्या उद्देश्य इसने रखे, तो उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करा, तो सबसे पहले तो देखो भैया, इसके पास भी नौसेना थी। जो पेड्रो अल्वारेज था, व्यापारी था, वो अपने साथ में खतरनाक 13 जहाज़ों के साथ में आया था। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये अपने साथ में नौसेना लेके आया, मतलब उससे भी बढ़िया और शानदार तोपों के साथ, गोले बारूद बंदूकें सबों के साथ में एकदम शानदार नौसेना तैयार करके लेके आया। ठीक है, तो पहला तो ये क्या हुआ कि ये नौसेना तैयार करके लेके आया, मतलब खतरनाक सेना इसने तैयार करी, नौसेना तैयार कर कर लेके आया, तैयार। ठीक है, सेकंड काम क्या किया इसने, मोटे मोटे जो इसने काम करे उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छे राइटरों की बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें और भी डिटेल से मिलेंगी। लेकिन हालांकि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आपको बिल्कुल ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें फिर आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, वो नौसेना तैयार करके लेके आया था अपने साथ से यूरोप से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, उसको थोड़ा स्टार बना लीजिए, शानदार पॉइंट है ये, सेकंड पॉइंट को स्टार बनाइए। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, इसने क्या किया भैया, इसने क्या किया, इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। अब देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा छप सकता है, सीधा छपेगा क्वेश्चन में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, और गारंटी ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिल जाएगा अगर आप पिछले साल के पेपरों को उठाते हो तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी और कुछ नहीं है कि हिंद महासागर, जो हिंद महासागर की मैं बात कर रहा था, हिंद महासागर में अरब सागर की, जो हिंद महासागर है, या फिर बात करिए अपने जो अरब सागर के इलाके की बात करते हैं, तो हिंद महासागर पर अपना पूरा कब्जा करना ही ब्लू वाटर पॉलिसी थी। तो जो बात करते हैं पेड्रो अल्वारेज जो आया था व्यापारी, उसने क्या किया था कि जो अरब के देश थे, अरब देश के लोग थे, उनको वहाँ से युद्ध करके भगा दिया था। लेकिन इसने क्या किया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और इसका जो मेन काम था ना, हालांकि ये गवर्नर था, लेकिन इसने जो ध्यान दिया, मेन ध्यान दिया, वो ध्यान दिया हिंद महासागर पर ही। मतलब इसने अपने जो सीमाएं थी हिंद महासागर पर, तो यूरोप कह सकते हैं, फिर अपन पुर्तगाल कह सकते हैं, पुर्तगाल की जो एक तरीके से छवि बना दी हिंद महासागर पर, कि पूरे हिंद महासागर पर लगभग अपन बात करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, यहाँ पे पूरे पर पुर्तगालियों का कब्जा हो चुका था। तो ये गवर्नर गया था नौसेना के साथ में, तो पूरे हिंद महासागर पर, भारत से लेकर अफ्रीका के बीच में पूरा हिंद महासागर पर इनका कब्जा हो गया था, पूरा वर्चस्व इनका हो गया था। ठीक है, तो पूरा कब्जा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अगर उस मार्ग से बात करते हैं कि हमारे पास में, जैसे कि थोड़ा सा अपन मैप बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप बनाते हैं, इस प्रकार भारत है अपना, ठीक है, इस प्रकार अपना भारत है, और ये अपने पास में क्या है, इधर मान लो ये अफ्रीका है अपने पास, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो ये मान लीजिए कि ये जो इलाका है अपना, ये यहाँ से लेकर ये मान लीजिए पूरा इलाका इनका हो गया अभी, मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा गया, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और उसमें इसने क्या करा कि पूरा इस जो इलाका है, यहाँ पे ये भारत है अपना, और ये अपना अफ्रीका है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इलाका है इनके कब्जे में था। और कब्जे में तो था, उसके अलावा अगर कोई व्यापारी, कोई दूसरा देश का व्यापारी अगर यहाँ के गुजरता था, तो ये क्या करते थे, उनसे कर वसूलते थे, उनसे पैसे लेते थे ये यहाँ से। अब देख लीजिए,
यहाँ पे देखो, अब ये समुंदर है, समुंदर पे किसका अधिकार है? सबका अधिकार है, लेकिन इन्होंने अपना खुद का कब्जा कर रखा था यहाँ पे, और यहाँ से जो भी लोग गुजरते थे उनसे ये कर वसूलते थे, पैसे लेते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वही अरब देशों को इसने भगा दिया था। उसके बाद में क्या हुआ था, देखो सुनो, इसने क्या करा, युद्ध लड़ा था। इसने क्या करा, युद्ध लड़ा, और किस किस से युद्ध लड़ा? एक तो मिस्र के लोगों से, मिस्र के लोगों से, एक लड़ा तुर्की के लोगों से, और एक लड़ा गुजराती लोगों से। अब देखो ये कहानी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि ये भारत है अपने पास, यहीं से समझ देता हूँ आपको, ये भारत अपने पास। ठीक है, भारत में अपन यहाँ पे बात करें गुजरात के इलाकों में, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे क्या था कि थोड़ा वस्त्र का उत्पादन अधिक था, और वस्त्र के अलावा अगर यहाँ पे वस्त्र है तो जो और देश के मतलब पड़ोसी जो राज्य थे भारत के, तो वो यहाँ से फिर मसाले जो भी सामग्री है वो यहाँ पे लेके आ जाते थे, और व्यापारी यहाँ से खरीद लेते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो अरब देश के लोग थे, अरब या फिर मिस्र के जो लोग थे, मिस्र के हो गए, फिर तुर्की, आगे से देखो तुर्कियों पर उस्मानियों का कब्जा हो गया था। उस्मानियों का कब्जा होने के बाद में क्या है भाई, देखो तुर्की तो क्या रहेगा व्यापार, आगे अगर यूरोप व्यापार नहीं कर रहा तो तुर्की तो करेगा व्यापार। तो तुर्की खुद व्यापार करता था, तो तुर्की के व्यापारी, और एक थे अपने खुद यहाँ पे अपने गुजराती जो लोग थे वो। तो ये मिस्र के लोग, तुर्की और ये जो गुजराती लोग थे, ये तीनों मिले हुए थे, और तीनों ने मिलकर क्या करा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध करा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से युद्ध करा, और युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि ये तीनों इससे हार गए। अब इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण इसका ये था कि लोगों की अगर अपन बात करें तो लोगों की दृष्टि से तो देखो मिस्र, तुर्की, गुजराती खूब थे, लेकिन भैया बात करते हैं ताकत की, नौसेना की, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के पास में नौसेना थी जो कि हथियारों से लैस थी। यानी कहने का मतलब है कि हथियार इनके पास भरपूर मात्रा में पड़े हुए थे, बारूद थे, गोले बारूद, बंदूकें, नवीन तकनीक की बंदूकें थी, तो फिर ये इनसे जीत नहीं पाए। तो इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये हुआ कि गुजरात का जो इलाका था उसमें भी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपना कब्जा करा, और वहाँ पे भी इसने अपना व्यापार प्रारंभ किया। हालांकि अगर थोड़ा सा अपन नॉर्मली बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो मुख्य उद्देश्य था वो तो यही था कि अपना तो भैया जो अपना हिंद महासागर है उस पर कब्जा जमाओ। ठीक है, अरब देशों को लोगों को यहाँ से भगा दो, कोई से देश के लोग नहीं आने चाहिए, यहाँ पे अपना ही कब्जा होना चाहिए। ठीक है, अब एक बीच में छोटा सा आपको एक नोट लिखवाता हूँ मैं, और नोट लिखवाता हूँ किसके ऊपर, देखो एक छोटा सा नोट है, और वो भारत के लिए बहुत ही खराब नोट है, क्योंकि देखो जिस समय यूरोप से भारत में जब लोग आए, व्यापारी आए, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, ठीक है, वास्को डी गामा आया, पेड्रो अल्वारेज आया, जितने व्यापारी भारत में आए थे, तो देखो एक तरीके से देखा जाए तो भारत के लोग हैं उनमें क्या था कि एक तरीके देखा जाए तो उत्साह था, क्योंकि बहुत दिनों बाद व्यापार वापस प्रारंभ होने वाला था, क्योंकि यूरोप है भरपूर मात्रा में भारत के साथ व्यापार करता था और सामग्रियाँ सामान ले जाता था। लेकिन अगर आंतरिक रूप से देखा जाए ना तो भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न थी उस समय कि आपसी मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न थी। ठीक है, और आपसी रंजस माहौल क्या था कि एक तरीके से देखा जाए तो आपस में ही एक दूसरे के विरोधी थे। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि व्यापारी भारत गए, और व्यापारी भारत गए तो वहाँ पे जो लोग थे जब उनको सामान बेचते थे तो उनमें आपस में मनमुटाव रहता था कि इसने ज़्यादा सामान बेच दिया, उसने कम बेचा, मेरा लॉस हो गया। तो इस प्रकार का आपसी मनमुटाव, आपसी रंजस की स्थिति पैदा हो चुकी थी भारत के अंतर्गत, जबकि यूरोप में स्थिति उल्टी थी। यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में पुनर्जागरण हो गया था, लोगों में सोच समझ की शक्ति बढ़ गई थी, और वहाँ पे क्या था कि लोग आपस में ना झगड़ कर एक दूसरे से मिलजुल कर एक तरीके से समस्याओं का हल निकालते थे। लेकिन भारत में आपसी रंजस का माहौल था, मनमुटाव। तो और उसका मुख्य कारण ये भी है कि उस समय भारत में अगर बात करें तो राजाओं का शासन था, और राजाओं का शासन होने के कारण फिर क्या है कि अलग अलग इलाकों में अगर अपन बात करें तो राजाओं के द्वारा भी अगर अपन बात करें तो भारत में अत्याचार लोगों पर होते थे। तो आपसी मनमुटाव का ये कारण
एक नॉर्मल कारण था उस समय, ठीक है। तो ये नोट था, हालांकि इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको नोट्स के माध्यम से ये नोट मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे चलें, तो आगे चलते हैं तो फिर अब ये फ्रांसिस्को अल्मीडा की जो पूरी कहानी है मैंने आपको बताई, तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा ने यही काम किया लगभग, ठीक है। मतलब अरब देश के लोगों को भगा दिया, हिंद महासागर पर पूरा कब्जा कर लिया, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और मिस्र, तुर्की और गुजराती, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे अच्छी तरीके से कि ऐसा कौन सा गवर्नर हुआ जिसने मिस्र, तुर्की और गुजराती लोगों से युद्ध लड़ा और वह जीत गया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इसी के साथ अपन आगे चलते हैं और दूसरा गवर्नर की बात करते हैं। हालांकि अपन बात करें तो ये गवर्नर था कौन सा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आया कब था? ये तो अपन ने लिखा ही नहीं। तो ये आया था 1505 में। 1503 में भैया कोठी स्थापित कर दी थी। चीज़ों को इंटरलिंक करो, 1505 में आया ये और 1509 तक रहा, ठीक है। यानी कि ये कितना रहा? 5, 6, 7, 8, 9, लगभग ये रहा 5 साल, ठीक है। तो 5 में आया और 9 तक रहा कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और 1503 में वास्को डी गामा ने कोठी स्थापित कर दी थी। कहाँ पे? कोचीन में। अभी तक एक ही कोठी स्थापित करी थी, कोचीन में, ठीक है। उसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं दूसरे गवर्नर के बारे में। तो अगले पेज हम पढ़ते हैं उसको अपन। तो दूसरा गवर्नर जो था अपना, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन उसका नाम क्या है उसका? नाम है उसका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये आया कब था? ये आया था 1509 में। ये कब आया? ये आया 1509 में। और अगर मैं बात करूं पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों में सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? आपको हालांकि दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं अपन। तो दोबारा बोलते हैं एक बार नाम। तो ये कौन सा अपना? ये है अपना सेकंड, द्वितीय गवर्नर। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, यहीं पे लिख देते हैं 1509 में आया था ये। हालांकि इसके बारे में पूर्णतः पता नहीं कि कितने दिन तक रहा, लेकिन ये कब तक आ? ये अपना दूसरा गवर्नर है। कौन सा है? ये अपना दूसरा गवर्नर है, दूसरा गवर्नर। और वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि इसने जितना काम किया ना वो कोई से गवर्नर ने नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन बनने के जो चांस हैं वो यहाँ से ज़्यादा हैं। तो नाम क्या है भैया? नाम इसका 2-3 बार दोहराइए, एक बार साथ की साथ याद कर लेंगे। नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। नाम क्या है? नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ये बनता है, इसे वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन बात करें तो वास्तविक संस्थापक इसे कहते हैं, क्योंकि देखो इससे पहले अल्फांसो डी अल्बुकर्क से पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आए, जो कि पहले गवर्नर थे। लेकिन पहले गवर्नर को वास्तविक संस्थापक का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, भारत में तो घुसा ही नहीं। भारत में बहुत ही कम उसने समय व्यतीत किया। उसने अधिकतर समय व्यतीत किया कहाँ पे? हिंद महासागर में, और ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई और वहाँ से लोगों को खदेड़ दिया। ये काम किया था उसने। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बहुत ही अच्छा काम किया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। किसका? पुर्तगाली सत्ता का। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। तो पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है भैया? वास्तविक संस्थापक है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। क्यों कहते हैं? उसका उत्तर आपको अभी मिलेगा कि इसको वास्तविक संस्था का पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने कितने काम करवाए वो आपको अभी पता चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में अपन यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके काल में यूरोप या पुर्तगालों का जो व्यापार था वो सबसे अधिक रहा। तो पुर्तगाली सत्ता का जो वास्तविक संस्थापक है उसका अगर अपन उत्तर दें तो ये कह सकते हैं कि इसके काल में अगर 1509 से अगर अपन बात करें तो 1509 से जो व्यापार रहा वो व्यापार सबसे ज़्यादा रहा। सबसे ज़्यादा व्यापार किसके काल में रहा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के काल में। ठीक है, उसके बाद में देखो 1509 में भारत आया था और 1510 में इसने गोवा को जीत लिया। गोवा को जीत लिया। अब देखो भैया, गोवा को जीत लिया इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि इसने किससे युद्ध किया था, कि गोवा पहले किसी और के पास था लेकिन इससे ने क्या करा, उससे युद्ध किया और गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि गोवा के अंतर्गत बीजापुर के शासक थे कौन? यूसुफ आदिल शाह से इसने युद्ध किया और युद्ध में इसने विजय प्राप्त करी और गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। तो देख लीजिए आपने यहाँ पे इसने क्या करा कि बहुत ही, एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा काम किया। और इसने क्या किया, 1510 में भारत में गोवा को जीत लिया। और किसे जीत लिया? यूसुफ आदिल शाह से। तो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा बनता है कि यूसुफ आदिल शाह को किसने हराया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और कब हराया? 1510 में। ठीक है, और गोवा को इसने जीत लिया। अब इसके आगे बात करें तो इसने अभी तक देखो, आप देख सकते हो कि इसको वास्तविक सत्ता का, पुर्तगाल सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो दो कारण तो आपको मिल गए कि सबसे ज़्यादा व्यापार इसके काल में हुआ। उसके अलावा इसने देखो भैया गोवा को जीत लिया 1510 में। उसके आगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मान लीजिए, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए आप, वेरी वेरी मोस्ट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट भाई साहब ये मान लीजिए कि एक टर्निंग पॉइंट अपन कह सकते हैं पुर्तगालियों के लिए। देखो कैसे, इसको थोड़ा अपन ऊपर करते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया कि देखो भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न थी उस समय की, और परंपरा थी, रीति रिवाज थे कि जो भी अगर महिला विधवा हो जाती है तो उसकी दूसरी शादी अब नहीं होगी। लेकिन तो भारत में विधवा स्त्रियों से कोई शादी करता नहीं था। और एक और प्रथा थी जिसको आप जानते हो, सती प्रथा। उसमें क्या करते थे कि जिस भी महिला का पति अगर ख़त्म हो जाता था तो महिला को उसके साथ में ही जला दिया जाता था। ये सती प्रथा थी, जो कि अगर अपन वर्तमान स्थिति में बात करें तो लोग इससे काफ़ी थोड़े से अलग हो गए। अब इसको नहीं मानते हैं, लेकिन कई जो पिछड़े हुए इलाके हैं, आदिवासी जनजाति के लोग, तो इस प्रकार की प्रथा को अभी भी मानते हैं। ठीक है, तो सती प्रथा को ख़त्म करने का किस प्रकार प्रयास किया गया, किसके द्वारा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। इसने क्या किया कि एक विवाह नीति चलाई। क्या चलाई? विवाह नीति। तो उस विवाह नीति में इसने क्या किया कि भारत की जितने भी विधवा स्त्री हैं वो अब यूरोपियन जो लोग हैं उनसे शादी कर सकते हैं, उनको कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि अगर अपन बात करें भारत में उस समय अपन बात है ना कि जब बोलते हैं पुनर्जागरण की बात कर रहे थे, पुनर्जागरण बिल्कुल नहीं था वहाँ पे। अंधविश्वास पे लोग विश्वास करते थे। ठीक है, और मतलब ये स्थिति थी कि आपसी रंझा झगड़ा वो तो चलता ही था, उसके अलावा और काफ़ी स्थितियाँ पैदा हो गई थी जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ पे जो विधवा स्थिति हो जाती थी तो उसको फिर ऐसे जीवन यापन करना पड़ता था, यानी कि विधवा होते ही। तो इसने क्या करा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यहाँ पे गया भारत में और इसने विवाह नीति चलाई। इसने कहा कि जो पुर्तगाली लोग हैं, इसने क्या कहा? इसने कहा कि जो पुर्तगाली लोग हैं, पुर्तगाली लोग भारत की विधवा स्त्रियों से शादी करेंगे, उनको कोई भी एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो भारत की विधवा स्त्रियां थी
वो अपनी इच्छा अनुसार यूरोप पुर्तगाली लोगों से शादी कर सकती थी। इससे क्या होगा कि भाई पुर्तगाली लोग भारत की स्त्री से शादी करेंगे तो फिर वो क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो फिर पुर्तगालियों में और भारत में एक रिश्ता बन जाएगा। ठीक है, उससे व्यापार बढ़ेगा, उसके साथ जनसंख्या बढ़ेगी, भारत में यूरोप पुर्तगाली लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो चारों तरीके से फ़ायदा ही फ़ायदा था। फिर उससे सती प्रथा का पॉइंट कैसे जुड़ा? सती प्रथा का पॉइंट, अब देखो IAS लेवल तक की इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि एक गवर्नर था पुर्तगाली, तो उसने आखिरकार सती प्रथा को कम करने का प्रयास कैसे किया? तो अब इससे सती प्रथा कोई मतलब नहीं है, उसको हालांकि पता ही नहीं होगा कि यहाँ पे सती प्रथा होती भी है, लेकिन उसने एक तरीके से देखा जाए तो सती प्रथा को ख़त्म करने का प्रयास किया। उसने प्रयास नहीं किया लेकिन ऑटोमेटिक ये काम हो गया। कैसे? क्योंकि यदि भारत की स्त्रियां हैं पुर्तगाली लोगों से विवाह कर लेंगी तो सती प्रथा ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। तो इस प्रकार सती प्रथा के ऊपर अगर हम बात करें, एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में बना हुआ है जिसे अपन नारायणी माता के नाम मंदिर के नाम से जानते हैं। तो ये सती प्रथा के लिए फेमस मंदिर है नारायणी माता। ठीक है, तो ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसने 3 पॉइंट करे, मतलब 3 पॉइंट की अपन बात करी तो इसने जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान दिया। जनसंख्या वृद्धि कैसे होगी? शादी होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी, सती प्रथा को कम करा। ठीक है, विवाह नीति चलाई। तो इस प्रकार इसने विवाह नीति पर जोर दिया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो पुर्तगालियों के लिए, क्योंकि पुर्तगाली की भारत में जनसंख्या बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद में अगर देखो अपन ने क्या देखा अभी कि 1510 में गोवा को जीत लिया गया। 1510 में गोवा को जीत लिया गया। तो 1510 में जब गोवा को जीता तो मैं आपको गोवा के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ कि गोवा जो है अपना राज्य है, अभी तो खैर स्वतंत्र है, लेकिन 1510 में इस पर कब्जा किया गया। 1510 में कब्जा किया गया था और 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी 1961 तक ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, और 1961 में जाकर भारत का एक आखिरी राज्य ऐसा था जो कि आज़ाद हुआ था 1961 में। ठीक है, अब इसके अलावा इसने क्या किया? इसके अलावा इसने और छोटे छोटे काम करे, जैसे कि इसने हरमुज, फारस की कहाड़ी, अपन बात करें हरमुज और फारस की कहाड़ी और मलक्का जल संधि पर इसने अपना अधिकार कर लिया। तो यहाँ पे अपन बात करें तो 1511 में, सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखो, 1509 में आया, 1509 में आया था। उसके बाद में इसने 1510 में गोवा को जीता, फिर 1510 से 61 में पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा पे। 1511 में इसने क्या करा कि मलक्का की जल संधि पर, किस पर? मलक्का की जल संधि पर अपना अधिकार कर लिया। अब ये कहाँ पे है? ये अपना भारत है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ये अपना भारत है। फिर इधर आगे अपन चलते हैं तो अपना लक्षद्वीप आ जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, उसके आगे चले अपन तो यहाँ पे आएगा अपना इंडोनेशिया आएगा, फिर इंडोनेशिया, फिर इधर मलेशिया। तो इस जगह पर अपन बात करते हैं तो इस जगह पर यहाँ पे है अपनी मलक्का की जल संधि। तो इसने मलक्का की जल संधि पर भी अपना अधिकार कर लिया था 1511 में। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मतलब ये भारत में टिका नहीं रहा, ये दूसरे देशों में चला गया, इंडोनेशिया चला गया, तो यहाँ पे चला गया। तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया था उस समय। उसके अलावा इसने क्या करा? इसने 1515 में हरमुज फारस की खाड़ी पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब फारस की खाड़ी कहाँ पे है? तो इसको अपन पकड़ते हैं, फारस की खाड़ी। तो ये कहाँ पे है? तो ये भारत है अपना। भारत से ऊपर की तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। तो जब यहाँ पे हिंद महासागर, अगर अपन बात करें तो हिंद महासागर जुड़ा हुआ है इधर की साइड में। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस जगह पर फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो ये अपने मलक्का जल संधि हो गई और ये अपनी फारस की खाड़ी हो गई। तो फारस की और हरमुज की खाड़ी 1515 पर फारस की खाड़ी पर अधिकार किया और 1511 पर मलक्का की जल संधि पर इसने अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करें तो यही था। फिर उसके बाद में और भी कई मतलब अपने पास भारत में गवर्नर आए। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करें तो वो यही है। ठीक है,
तो जो हमारे पास में अगला जो गवर्नर है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर अगले लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं डच्चों के बारे में। इनके बारे में बात करेंगे कि देखो पुर्तगालियों का जो काम था लगभग इतना ही था कि पुर्तगाली भारत में आए, फिर उसके बाद में उनका, चलो ऐसे करते हैं उसको अगले लेक्चर में बात करेंगे। क्योंकि इस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि भारत में पुर्तगाली जो व्यापारी थे उनका यहाँ पे आगमन, व्यापारी नहीं गवर्नरों का आगमन हुआ। और उन्होंने क्या क्या करा, सबसे पहले तो अपना वो कौन आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, तो बाद में आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला गवर्नर था। उसने जो भी काम करा मैंने आपको बताया। काम तो हालांकि बहुत सारे करे हैं, लेकिन देखो जो मोटे मोटे काम हैं वही एग्जाम में लगभग पूछ जाते हैं, तो आप हाई लेवल के एग्जाम तो चल जाओ आप, ठीक है। लेकिन वो तर्क शक्ति वाले जो क्वेश्चन है उन पे थोड़ा आपको गौर करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको किसी प्रकार घुमा सकता है कोई से भी पॉइंट पर, ठीक है। उस पर थोड़ा सा आपको गौर करना है। उसके बाद में अपना अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इसने जो जो भी काम करे मोटे मोटे वो मैंने आपको बता दिए। तो 2 गवर्नरों के बारे में अपने आज बात करी, और तीसरा चौथा गवर्नर है हालांकि आए थे, एक का नाम है अपना नीनो डी कुन्हा और एक है अल्फांसो डी सूजा। तो ये अपने 2 नाम हैं, इनको अपन कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में इनको पढ़ने के बाद में अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा कारण था कि पुर्तगाली भारत में अच्छा व्यापार कर रहे थे, अच्छा संबंध भी बना लिया था, लेकिन फिर भी इनकी हार हो गई यहाँ पे। मतलब फिर कौन आ गए, डच आ गए। डच है उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। डच है कि यूरोप में कौन से देश में आखिरकार डच निकल के आए, कैसा उन्होंने अपना अधिकार जमाया, फिर पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया, ठीक है। वो स्थिति अपन फिर एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल शानदार कहानी है, रोमांचक कहानी है। बस आप शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, आपका काम यही, ठीक है। तो अल्टीमेट तरीके से मज़ा आएगा, आप बस मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए और बस तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में और भी शानदार मज़ा आने वाला है।